तो आपको याद होगा कुछ दिनों के पहले मैंने NSDL की आईपीओ के ऊपर वीडियो बनाया था। वहां पर बेसिकली अपन ने करा क्या था, उसका आईपीओ तो मार्केट में आने वाला है, जो कि अभी कंफर्म भी हो चुका है। अगले हफ्ते से NSDL का आईपीओ मार्केट में आ रहा है। पर अपन ने क्या किया था, उसके जो अनलिस्टेड मार्केट में शेयर्स है ना, उसकी प्राइसेस है, उसके ऊपर अपन ने उसके वैल्यूएशन का एनालिसिस किया था कि कितना वैल्यूएशन के ऊपर आईपीओ मार्केट में आ सकता है, यहाँ पर कितना प्रॉफिट हमको लिस्टिंग के बाद में देखने को मिल सकता है। मतलब कुल मिला के शेयर सस्ता है या फिर महंगा है। अभी देखो NSDL एक मार्केट की प्रॉक्सी कंपनी है, मतलब उसके बिना मार्केट चल नहीं सकता। NSDL एक डिपॉजिटरी है। वैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक स्टॉक एक्सचेंज है जिसके बिना मार्केट नहीं चल सकता। हम जो भी स्टॉक्स को बाय और सेल करते हैं ना, वो NSE या फिर BSE के ऊपर करते हैं। तो इन्वेस्टर्स की क्वेरी थी कि NSE का आईपीओ हमको मार्केट में कब तक देखने को मिल सकता है, NSE के जो अनलिस्टेड मार्केट में शेयर्स चल रहे हैं क्या हम उसको बाय कर सकते हैं, किस वैल्यूएशन पे अभी शेयर ट्रेड हो रहा है, कितना प्रॉफिट हमको आईपीओ के आने के बाद में देखने को मिल सकता है। इन सारे सवालों का इस वीडियो में आपको जवाब मिलेगा। साथ में अपन कंपनी का तगड़ा एनालिसिस करने वाले हैं। आईपीओ अभी तक क्यों नहीं आ रहा है, कब तक आ सकता है, वो चीजें देखेंगे। और साथ में इसके जो अनलिस्टेड मार्केट में शेयर्स है ना, उसका पूरा चीर फाड़ एनालिसिस अपन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, बेसिक डिटेल आपको देता हूँ NSE के बारे में। NSE का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एक स्टॉक एक्सचेंज है। अभी के टाइम पर इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है, पहला तो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक है NSE। ठीक है, बिजनेस हमको पता चल गया। अभी मैं आपको पहले ये समझा देता हूं कि इसका जो आईपीओ मार्केट में आने का प्रोसेस चल रहा है ना, ये लटका क्या होता। तो बेसिकली इन्होंने 2016 में अपनी DRHP, ठीक है, DRHP मतलब होता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है, ये इन्होंने फाइल किया, जो कि सबसे पहले किसी भी कंपनी को फाइल करना होता है। जिसके बाद में किसी भी कंपनी के आईपीओ को सेबी अपना अप्रूवल देती है। उसके बाद में वो फाइल करते हैं RHP, मतलब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है। उसके बाद में ये मार्केट में हमको आईपीओ देखने को मिलता है। देखो NSE ने DRHP तो 2016 में फाइल किया था, पर सेबी की तरफ से इनको आसानी से अप्रूवल मिला नहीं, क्योंकि NSE जो है ना एक स्टॉक एक्सचेंज है, और ये स्टॉक एक्सचेंज होने के कारण सेबी इनको मार्केट मेकर्स की कैटेगरी में डालता है, जहां पर वो और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेट करते हैं और साथ में पूरा रिव्यू करने के बाद में ही अप्रूवल देते हैं। मतलब कुल मिला के सेबी की तरफ से इनको एक स्पेशल अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है। तो काफी सारे गवर्नेंस कंसर्न की वजह से यहाँ पर ये आईपीओ जो था, इसका अप्रूवल जो था वो लटका हुआ था। जिसके बाद में अभी के टाइम पर इन्होंने टोटल 1388 करोड़ रुपए का सेटलमेंट किया NSE ने, जिसके बाद में लगभग इनको अभी आईपीओ के लिए अप्रूवल देखने को मिल चुका है। देखो आईपीओ कब तक आ सकता है इसकी अपन टाइमलाइन समझेंगे, पर सबसे पहले ना अपन कंपनी का टोटल बिजनेस एनालिसिस कर लेते हैं। जिसके बाद में अपन इसके अनलिस्टेड शेयर्स की वैल्यूएशन को भी देखेंगे, क्या इसको बाय करना सही रहेगा या फिर नहीं। तो पहली बात, मैं बिजनेस का ओवरव्यू आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। NSE एक स्टॉक एक्सचेंज है। तो सवाल यह बनता है कि एक स्टॉक एक्सचेंज एक्चुअल में पैसा कमाता कहां से। देखो किसी भी एक्सचेंज के ऊपर ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, तो उसका एक ट्रांजैक्शन चार्ज पे करना होता है यूजर को। उसके चलते यहां पर कंपनीज का रेवेन्यू निकल के आता है। अब जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, उतना ज्यादा प्रॉफिट वो कंपनी कमाती है। मतलब इन शॉर्ट अपन समझे तो मेजर जो रेवेन्यू का पार्ट होता है वो भाई ट्रांजैक्शन चार्जेस का ही होता है। अभी सिंपल से अपन कंपनी का रेवेन्यू स्प्लिट समझ लेते हैं। ट्रांजैक्शन चार्जेस NSE के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं लगभग 67%। वहीं पर कनेक्टिविटी एंड डेटा सर्विसेज यहां पर कंट्रीब्यूट करेगी लगभग 5% के करीब। साथ में NSE के ऊपर काफी सारी कंपनीज हमको लिस्ट होती हुई दिखाई देती है, जैसे कि काफी सारे आईपीओ आते हैं जो कि NSE के ऊपर अल्टीमेटली लिस्ट होते हैं। वहां से इनको इनकम निकल के आती है लगभग 1% के करीब। और अदर इनकम्स की हम बात करें तो ये निकल के आता है लगभग 8 से 9% के करीब। तो इससे पहले कि मैं कंपनी के अनलिस्टेड मार्केट की वैल्यूएशन के ऊपर आऊं, सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है। जैसे कि NSE एक स्टॉक एक्सचेंज है, और इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज की ग्रोथ किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। अगर नंबर ऑफ इन्वेस्टर इंडिया में बढ़ जाते हैं तो अल्टीमेटली किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में हमको ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अभी के टाइम पर इन्वेस्टर्स की ग्रोथ क्या बोल रही है वो समझते हैं। तो इंडिया में अभी के टाइम पर लगभग अपने टोटल पॉपुलेशन का 5 to 6% ही डीमैट अकाउंट लोगों के पास में है, ठीक है। मतलब अभी के टाइम पर सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया। मतलब आने वाले टाइम में और भी ज्यादा चांसेस बढ़ते हैं कि मार्केट में लोग और भी ज्यादा आते हुए हमको दिखे। वहीं पर हम इसको यूएस से कंपेयर करें ना, तो यूनाइटेड स्टेट में लगभग 50% से भी ज्यादा लोगों के पास में उनका खुद का डीमैट अकाउंट है। अभी पिछले कुछ सालों का अपन ट्रेंड देखें ना, तो यहाँ पर हमको काफी बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। मतलब इंडिया में काफी सारे लोग जो है ना अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा रहे हैं। अब वो बोल लो काफी ज्यादा आईपीओज मार्केट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं इस चक्कर में, या फिर काफी सारे ट्रेडर्स जो कि रिवॉल्यूशन देखने को मिल रहा है उस चक्कर में। पर इंडिया में काफी सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स अभी के टाइम पर बन रहे हैं, ठीक है। तो ये अपन ग्रोथ की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 30 से 40% तक हमको डीमैट अकाउंट्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। अभी काफी सारे ऐसे भी यूजर्स हैं जिनके पास में मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स हैं, फिर भी अगर यूनिक यूजर्स की बात करें तो वहां पर भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। अभी देखो ये जो नंबर है ना 5 to 6% का, ये अल्टीमेटली इन फ्यूचर ग्रो करने वाला है।
और अगर ये नंबर ग्रो करेगा तो अल्टीमेटली एनएससी बोल लो, बीएससी बोल लो, या फिर एनएसडीएल, सीडीएसएल या फिर ब्रोकर्स बोल लो, सभी को डेफिनेटली फायदा होगा। उनमें से एक है एनएससी जिसको भी डेफिनेटली फायदा होगा। तो जितने ज्यादा इन्वेस्टर्स मार्केट की तरफ आएंगे अल्टीमेटली यहां पर एनएससी जैसे कंपनी का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसे कंपनी का जो वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि देखो काफी सारे लोग ना ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं जहां पर एनएससी के काफी सारे इंडाइसेस है, निफ्टी इंडेक्स जो है वो एनएससी का है। तो यहां पर जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा ट्रेडिंग का उतना ही ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा एनएससी के शेयर होल्डर्स को। तो फाइनली अपन आते हैं अभी एनएससी के अनलिस्टेड शेयर के ऊपर। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो एनएससी का शेयर का जो प्राइस है ना अभी के टाइम पर चल रहा है 2175 रुपए के करीब। आप बाकी यहाँ पर बिड्स भी देख सकते हो किस प्राइस के ऊपर यहाँ पर बाय के रेट है और किस प्राइस के ऊपर यहाँ पर सेल के रेट है। देखो एनएससी तो अभी मार्केट में लिस्टेड नहीं है, पर बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है। ठीक है, तो दोनों की वैल्यूएशन को अपन कंपेयर करेंगे जिससे हमको बेटर आइडिया मिलेगा कि 2175 रुपए के भाव में एनएससी का शेयर अपन खरीद सकते हैं या फिर नहीं। एनएससी के अनलिस्टेड शेयर प्राइसेस में पिछले एक साल की ग्रोथ देखे ना तो यहाँ पर हमको काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली है, जहां पर 100% तक की ग्रोथ यहाँ पर हमको एनएससी के शेयर प्राइसेस में देखने को मिली है। वहीं पर बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पर लगभग 200% की ग्रोथ हमको देखने को मिल चुकी है। तो अभी के टाइम पर कौन सा वैल्यूएशन सही रहेगा अपन वो समझते हैं। अभी देखो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए अपन, तो ये पी रेशियो अभी के टाइम पर निकल के आ रहा है अराउंड 75 का। ठीक है, पर एक टाइम पर इसका पीक पी रेशियो की बात करें तो ये पी रेशियो गया था 90 के पी के करीब। ठीक है, वहीं पर हम एनएससी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 2175 रुपए के प्राइस के ऊपर इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल के आ रहा है 43 का। मतलब हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से कहीं ना कहीं एनएससी का जो शेयर है हमको मार्केट में काफी ज्यादा सस्ता दिखाई दे रहा है। अभी हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें जो कि किसी भी बिजनेस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो एनएससी के ओपीएम देखें, एनएसई के ओपीएम यहाँ पर हम निकल के आ रहे हैं लगभग 70% के करीब। वहीं पर बीएसई की बात करें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो ये निकल के आ रहे हैं मात्र 40%। देखो अभी के टाइम पर हमको एनएससी का शेयर 2175 रुपए के भाव पर ठीक ठाक वैल्यूएशन पर दिखाई दे रहा है, मतलब डिसेंट वैल्यूएशन है क्योंकि काफी सस्ते पीई रेशियो पर हमको शेयर मिल रहा है। पर एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है कि इसकी जो फेयर वैल्यू है ना ये भाई 4000 रुपए के करीब है, जो कि अभी के प्राइस पॉइंट से यहाँ पर लगभग डबल है। देखो एनएससी की तरह ही काफी सारी कंपनीज के शेयर्स हमको अनलिस्टेड मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। तो अगर हमें इनकेस उनको ट्रेड करना है तो हमें रूल्स पता होना चाहिए कि अनलिस्टेड मार्केट के रूल्स क्या होते हैं। अभी बेसिकली अनलिस्टेड मार्केट में आप बाई कर सकते हो, साथ में सेल भी कर सकते हो किसी भी कंपनी के शेयर को। तो यहाँ पर बेसिक सा एक रूल होता है, जैसे कि आपका लिस्टेड मार्केट में शेयर्स होते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पर कैश बोनस भी मिलता है। ठीक है, 4:1 का बोनस डिक्लेयर हुआ था एनएससी के शेयर में, साथ में 18 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस किया था कंपनी ने। तो ये सारी चीजें लिस्टेड मार्केट में जो शेयर्स होते हैं उनके तरह ही चलती है। यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिल जाएंगी, अभी के टाइम पर एनएससी मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो इनकेस जब भी इसका आईपीओ हमको आता हुआ दिखेगा ना, जैसे मान के चलते हैं एक महीने बाद इसका आईपीओ है। ठीक है, तो उससे आईपीओ आने से लगभग एक हफ्ते पहले इसके जो शेयर्स है लॉक इन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में जब आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो जाएगा उसके बाद में 6 मंथ का यहाँ पर टोटल लॉक इन पीरियड होता है, जिसके बाद में हम इसके शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं। अभी देखो अगर कोई बढ़िया कंपनी है जिसके प्रॉफिट रेवेन्यू ग्रो कर रहे हैं और फ्यूचर में ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट जो है काफी तगड़ा है, तो 6 महीने जो हमारे शेयर्स लॉक इन रहेगा ना उसके बाद में हमको एक बड़ी वैल्यू, तगड़ी वैल्यू हमको लिस्टेड मार्केट में देखने को मिल सकती है, जो कि जनरली काफी सारे कंपनीज में हमको देखने को मिल रहा है। साथ में एक और कंसर्न रहता है कि अनलिस्टेड मार्केट में सेफ्टी होती है या फिर नहीं। इसके लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, लिस्टेड मार्केट में जो भी आप शेयर खरीदते हो ना, आप वो भाई किसी भी डिपॉजिटरी में आपके शेयर्स देखने को मिल जाएंगे, सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल में। बेसिकली जो मास रिटेल मार्केट होता है उनके पास में सीडीएसएल की ही डिपॉजिटरी होती है, मतलब सीडीएसएल में ही उनके शेयर स्टोर होते हैं। ठीक है, सेम तरीके से आप अगर यहाँ पर किसी भी शेयर को अनलिस्टेड मार्केट में बाय करते हो तो ये शेयर्स भी आपके डिपॉजिटरी में चले जाते हैं, मतलब एनएसडीएल में चले जाते हैं, जो कि आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इसी चीज को टेस्ट करने के लिए मैंने खुद अनलिस्टेड मार्केट में शेयर्स बाय करे हुए एनएससी के। तो आप सिंपल से देख सकते हो, ये मेरा सीडीएसएल का अकाउंट है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का शेयर। ठीक है, अब ये देखो 6 महीने का लॉक इन जैसे खत्म होता है ना आईपीओ आने के बाद में, उसके बाद में मैं उसको सेल कर सकता हूँ। साथ में अगर पहले मेरे को इसको सेल करना है तो वो भी अपन कर सकते हैं। बाकी अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड कैसे करना है मैं आपको सादे शब्दों में क्लियरली बताता हूँ, जो कि तरीका मैं यूज करता हूँ। ठीक है, तो अनलिस्टेड मार्केट में आपको काफी सारे प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएंगे। मैं काफी सारे प्लेटफॉर्म यूज किया हूँ, पर अभी के टाइम पर मैं स्टेकअप कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ये जो मैंने एनएससी का एक शेयर लिया था
जो मेरे डीमेट अकाउंट में देखने को मिल रहा है वो मैंने परचेस किया उस टेकअप से। देखो एनएससी में तो आप यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हो, पर साथ में ऐसी काफी सारी कंपनीज है जो अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड होती है, आपको उनके भी शेयर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिसको आप सिंपल से स्टेकअप के प्लेटफॉर्म से बाय कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, कोई अगर डाउट आता है तो वहां पर मैं एक नंबर डाल दूंगा, इनकी सर्विस काफी तगड़ी है, तो आप वहां से कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर देखोगे तो मोतीलाल ओसवाल के साथ में एनएससी, आरबीज, बोट, चेन्नई सुपर किंग जैसे कंपनीज में भी, साथ में फिलिप्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसे काफी सारे शेयर्स के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं जहां पर अपन अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाले टाइम में अगर हम ऐसी वीडियो बनाए तो आपसे मिस ना हो, पट से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।